हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च के ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे क्या अच्छी रिसर्च या गुड रिसर्च हो। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। रिसर्च क्या है? ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब जो भी रिसर्च में प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, जो भी आपने मतलब अब उनको गुड रिसर्च कब बोलेंगे? जब वो ऑर्डरली बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से हो रिसर्च, और सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप हो। और क्या हो सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप हो, और रिसर्च की जो स्टेप होती है वो क्या करें, वो वन बाय वन फॉलो करें। ये होती है रिसर्च की कि भाई सिस्टमेटिक प्रोसेस। आया समझ में कि फर्स्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? ऑर्डरली और सिस्टमेटिक, मतलब ऑर्डरली वो हो, ठीक है, और उसमें क्या होता है सिस्टमेटिक मतलब वन बाय वन रिसर्च हो, जिसमें फर्स्ट में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, वो ऐसे चीज़ें सारी हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हो रिसर्च की, वही होती है गुड रिसर्च। सेकंड आता है बेस्ड ऑन द करंट इशू। मतलब रिसर्च का क्या होती है? रिसर्च पर्टिकुलर करंट इशू पे बेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है मतलब जो पहले के इशू हो उस पर, करंट जो इशू और प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर क्या होनी चाहिए? रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं हम कि कोई जैसे अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी जो संस्था थी और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। और किस पे रिसर्च कर रहे थे? कोरोना चल रहा तो कोरोना को क्या प्रिवेंटिव मेजर करें या वैक्सीनेशन के लिए रिसर्च हो रही थी, ठीक है, तो उसके लिए रिसर्च की गई थी ताकि वो क्या जो भी रिसर्च कर रहे हैं करंट बेसिस पर वो उसका क्या सभी को फ़ायदा मिल सके। जैसे वैक्सीन मिली तो उसका सभी लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, हम कोरोना से एक प्रिवेंटिव डोज ले पाए, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे बीइंग है मतलब क्लियरली डिफाइन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका पर्पसली जो गोल या ऑब्जेक्टिव है उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए कि हम किस कारण से, हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उस रिसर्च कर रहे हैं उसका कारण ही पता हो, क्या रिजल्ट है उसका बारे में पता ही नहीं हो। तो वो क्या, अगर क्लियरली उसका डिफाइन होगा, उसका पर्पस पता होगा, उसके एंड रिजल्ट पता होंगे कि भाई हाँ ये चीज़ हम इस कारण से कर रहे हैं, इसका पर्पस पता होगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो हम वो रिसर्च हमारी गुड रिसर्च कहलाएगी, ठीक है। अगर हमें पर्पस ही नहीं पता तो उसके लिए टाइम वेस्ट करें हम, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, वो एक अच्छी रिसर्च नहीं होगी। फिर फोर्थ टॉपिक देखेंगे हम emphasize द डेवलपिंग रिफाइन एंड एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज। मतलब जो भी आप प्रोफेशनल नॉलेज है उसको एम्फेसाइज मतलब इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, और डेवलप करना। जो भी नॉलेज है न्यू नॉलेज को आप क्या करोगे, एक न्यू नॉलेज को प्रोफेशनल जो न्यू नॉलेज है उसको डेवलप करोगे। रिफाइन मतलब जो ओल्ड नॉलेज है उसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए हमें, क्या नई जो भी आप पुराना एक्सपीरियंस है वो किस पे बेस्ड है, क्या उसमें चेंजेस लाने चाहिए, उसमें रिफाइन करोगे आप। फिर जो एक्सपांड है, जो भी आपका नॉलेज है उसको आप किस किस वे में कहाँ तक आप एक्सपांड कर सकते हो, वो आ गया। अगर आपकी रिसर्च क्या होगी, डेवलपिंग होगी या फिर रिफाइन होगी या फिर एक्सपांड करेगी प्रोफेशनल नॉलेज को, तभी आपकी रिसर्च गुड रिसर्च होगी, ठीक है। फिर फिफ्थ देखेंगे डायरेक्टिंग टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग थ्योरी। मतलब जो भी आपकी रिसर्च है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टिंग होनी चाहिए, या तो कोई चीज़ नए जो भी रिसर्च में कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, नई थ्योरी डेवलप हो रही है, या फिर टेस्टिंग थ्योरी। मतलब टेस्टिंग थ्योरी का मीन्स होता है यहाँ पे कि जो भी पुरानी जो थ्योरियाँ हैं, थ्योरी वगैरह दी है किसी भी ऑथर ने, तो उसमें उस थ्योरी में को टेस्ट करना कि वो सही है या गलत है। जो जिस ऑथर ने दी है वो थ्योरी क्या उसमें सही है, या फिर थोड़ी अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसको क्या करोगे आप, अप्लाई करो, क्योंकि भाई या तो नई थ्योरी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, या फिर जो पुरानी थ्योरी है उसको क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर सिक्स देखेंगे फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो भी रिसर्च के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है अगर उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। मतलब उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको हम पता लगाएंगे, या फिर कोई भी किसी क्वेश्चन का अगर आंसर ढूंढ रहे हैं तो अगर हम उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो क्या होगी, एक अच्छी रिसर्च होगी कि भाई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना एक गुड रिसर्च होगी। फिर सेवन देखेंगे हम
डेडिकेटेड टू द डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब आपने जो भी रिसर्च की है वो क्या होनी चाहिए, मतलब एम्पेरिकल होनी चाहिए, मतलब साइंटिफिक प्रूव होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि साइंटिफिक कोई भी हम प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं तो वो उसमें क्या होगा, कोई भी साइंटिफिक उसमें प्रूफ ही नहीं है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में कि क्या होना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस, अगर कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी नर्सिंग एक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए पीछे क्या होना चाहिए, साइंटिफिक या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस बेस्ड डेवलप होना चाहिए। आया समझ में। फिर नेक्स्ट देखेंगे 8th पॉइंट, स्ट्राइव द कलेक्ट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड डाटा, मतलब आप जो भी क्या करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी डाटा कलेक्ट करोगे फर्स्ट हैंड, तो जैसे कोई भी तो डायरेक्ट या तो पेशेंट से कलेक्ट करना या फिर पेशेंट से अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है या फिर प्राइमरी जो होता है। और अगर हम क्या करेंगे, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, कोई भी टीबी का पेशेंट है, फिर कोई किसी का भी पेशेंट हो गया, अगर हम डायरेक्टली हॉस्पिटल से अगर उसका साइनम सिम्टम पता लगाएंगे कि उसमें उस डिजीज़ में क्या क्या साइनम सिम्टम हो रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल में जो डाटा है उससे हम अगर डाटा लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। और अगर वो ही डिजीज़ के पेशेंट से जाके मिलेंगे और उससे अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा या फिर फर्स्ट हैंड डाटा। और अगर जो डाटा हमने पेशेंट से मिलकर डायरेक्टली फेस टू फेस डायरेक्ट कलेक्ट किया है उसमें क्या होना चाहिए, बायस होने के चांसेस कम होते हैं, एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए कि हमें फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना चाहिए, यही होता है गुड रिसर्च। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 9th पॉइंट, एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल बेस, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्टिकुलर उसका पर्पस होना चाहिए कि आप किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव से आप ये चीज़ कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और जो लॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें लॉजिक होना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हो आप, उसके मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे रेशनल होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए। जैसे कोई भी, मैं हर बार बताती हूँ, हैंड वॉशिंग के पीछे क्या होता है, उसका रेशनल होता है कि भाई आप अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो प्रिवेंट कर सकते हो इन्फेक्शन से, ये हो गया उसका लॉजिक, ठीक है। फिर 10th पॉइंट देखेंगे, जनरेट फाइंडिंग एंड रिफाइन द इम्प्रूवमेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब कि जो भी आपने जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको क्या करना, रिफाइन करना या फिर इम्प्रूवमेंट करना। जो भी मतलब आपकी उस प्रोसीजर के दौरान जो भी प्रैक्टिस वगैरह है, ठीक है, तो उसमें क्या करना, या तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में क्या करना, उसको इम्प्रूव करना, अगर कोई गलती वगैरह हो या फिर कुछ भी हो तो न्यू जो प्रैक्टिस है उसको रिफाइन करेंगे, मतलब उसको वापस सुधारेंगे कि इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या प्रोसीजर है जो गलत है, उसमें क्या करेंगे, जो न्यू नॉलेज होगा ना उसको लेके क्या करेंगे, हम उसको रिफाइन करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे उस प्रैक्टिस को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11th पॉइंट, यूज़ द एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, मतलब जो भी आपने मेथड यूज़ किया है, जो भी आपने मेथड सेलेक्ट किया है या फिर टूल सेलेक्ट किया है, तो उसका क्या करना, प्रॉपर एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज़ करनी। जैसे कि मान सकते हैं हम नर्स है, नर्स का अगर कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज चेकआउट करना है, फिर उसका एक्सपीरियंस चेकआउट करना है, फिर कोई प्रोसीजर के रिलेटेड उसका क्या स्किल है, ठीक है, वो चेकआउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नर्स को बोलेंगे कि आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, आप उसको ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस नर्स का नॉलेज का या स्किल का पता लगा सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि उसको डायरेक्टली इंटरव्यू मेथड पूछ लिया, उसको अगर हमें क्लिनिकल नॉलेज के बारे में पता करना तो मैं उसे परफॉर्म करवा के ही कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, ना कि इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, और ना कि क्वेश्चनर के थ्रू। फिर देखेंगे, या फिर अगर सेकंड पॉइंट एग्जांपल देखेंगे तो अगर किसी को कल्चर के बारे में पूछना है तो कल्चर के बारे में ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, पर हम क्या उसको क्वेश्चनरी मेथड या फिर इंटरव्यू मेथड से और भी अच्छे से हम कल्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर थर्ड देखेंगे, 12th पॉइंट देखेंगे, कंडक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल कलेक्ट करें, मतलब जो भी आपने पर्टिकुलर जो ग्रुप सेलेक्ट किया है या फिर कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, ठीक है, या फिर कोई सैंपल सेलेक्ट किया है, तो आप उसमें क्या करोगे कि जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किया है उसके बारे में जो
कि भाई आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो फिर तो उसमें एक तरह से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव आपने सैंपल लिया है वो सभी पॉपुलेशन पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने लिया है वो बिल्कुल सभी पॉपुलेशन पे लागू ही नहीं हो रहा है। फिर कुछ जो भी आप लोगे सैंपल उसका रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पे देखोगे। जैसे आप देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे एनीमिक पेशेंट है तो एनीमिक पेशेंट को लेना है कि उसमें क्या क्या साइनम सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो आपने सैंपल क्या लिया, सैंपल भी आप एनीमिक पेशेंट का ही लोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं टीबी का पेशेंट का लो लोगे, उसमें आप देखोगे कि क्या क्या एनीमिक पेशेंट का साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक कि आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है, उसको कंडक्ट करना है, उस पर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। फिर आता है 13 पॉइंट के कंडक्ट थ्रू द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेथोडोलॉजी एंड टूल एंड डाटा कलेक्शन। मतलब कोई भी आप अगर अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करो, जैसे अपन अप्रोप्रिएट मेथड में देख सकते हैं कि आपने अगर कोई भी जैसे टूल लिया है, जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, फिर क्वेश्चनरी मेथड हो गया, तो आप जो भी मेथड ले रहे हो उसका क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए। जैसे भी कोई अगर पढ़ा लिखा या फिर लिटरेट अनलिटरेट जो पीपल है, अगर आप उनको क्या कोई भी रीडिंग वाला टूल या फिर कोई फिलअप करने वाला टूल दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो एक तरह से प्रॉपर नहीं होगा। क्योंकि आप उनसे अगर अनलिटरेट है तो आप उनको क्या कर सकते हो, इंटरव्यू के थ्रू या फिर उनके क्वेश्चनरी के थ्रू क्या कर सकते हो, आप उनसे कोई भी चीज़ रिलायबल डाटा आप ले सकते हो। तो ये आ गया कि अप्रोप्रिएट टूल को यूज़ करना है डाटा कलेक्शन के लिए। फिर 14 देखेंगे हम, यूज़ ऑफ द वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना है। वैलिड कैसे होगा, ठीक है, अगर आप कोई भी पेशेंट को अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो एक तरह से वैलिड होना चाहिए बिल्कुल। जैसे फर्स्ट हैंड अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो वैलिड होगा और रिलायबल होगा। कोई भी टूल अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे टूल वही मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई भी पढ़े लिखे लोगों के साथ में अगर आप इंटरव्यू लेते हो तो वो एक रिलायबल टूल होता है। क्योंकि ऐसा नहीं आप बिल्कुल उसको रिटर्न फॉर्म में अगर कुछ भी फीडबैक लेते हो तो वो क्या होता है, एक तरह से वो एक अनरिलायबल होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो एक तरह से पूरा वो पढ़ नहीं पाते उस चीज़ को। फिर देखेंगे 50, केयरफुली रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड। सॉरी, यहाँ पे एक जगह रिकॉर्डेड था, रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्डेड। तो मतलब आपको जो भी आपने रिसर्च में डाटा कलेक्ट किया है उसको केयरफुली आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पूरा डाटा, उसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट करना, अगर और जो आगे आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसकी आप क्या करोगे, हाई अथॉरिटी से या फिर रिसर्च जो करोगे उसको पॉपुलेशन को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, ठीक है। फिर 16 आता है, एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज द रिसर्च। आप क्या करोगे, जो भी आपने जो डाटा कलेक्ट किया है या फिर रिसर्च की है उस टॉपिक पे जिस पे भी, आप उस सब चीज़ों को क्या करोगे, अप्रोप्रिएटली मतलब पूरी अच्छी तरह से आप क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे कि इसमें कुछ कमी तो नहीं है या फिर इसमें कुछ छूटा तो नहीं, ये सब चीज़ें क्या करोगे, एक तरह से एनालाइज करोगे। फिर 7 देखेंगे, पेशेंट्स कैरीड आउट द एक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पे पेशेंटली था, पेशेंटली कैरीड आउट, मतलब आपको जो आप एक्टिविटी कैरीड आउट करोगे रिसर्च में उसको बहुत पेशेंसली, आपको बहुत शांत तरीके से वो करना है। और इसका सेकंड मीनिंग ये भी होता है कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो क्या सैंपल के साथ में है, पेशेंट के साथ में करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 18, रिसर्चर एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड क्रश। इसमें क्या होना चाहिए, जो भी आप रिसर्चर हो, ठीक है, जो भी रिसर्च कर रहा हो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज़ में, उसको एक्सपर्ट की अगर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए, जो टॉपिक आप ले रहे हो वो इंटरेस्टेड होना चाहिए उस रिसर्च में। या फिर मोटिवेशन, आप ऐसा टॉपिक लो जिसमें आप खुद मोटिवेट रह सको, वो टॉपिक लेना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो रिसर्चर मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर, क्रैश होना चाहिए और एक्सपर्टाइज और इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे, एडिक्वेटली कम्युनिकेट। जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी उसका रिजल्ट आता है, आप क्या करोगे, जो पॉपुलेशन से आप उसको क्या करोगे, उसके रिजल्ट बताओगे, आप उससे कम्युनिकेट करोगे, तभी एक अच्छी रिसर्च हो पाएगी। वो था आज का मेरा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। इसमें मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।